प्यारे बच्चों, क्लास 9 पिछले लेक्चर में मैं आपको गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के महत्वपूर्ण तथ्य समझा रही थी। तो स्टार्टिंग से मैंने चैप्टर शुरू किया था, तब मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम समझाया था कि किन्हीं दो पिंडों के लिए जब भी दो पिंड जिनका अपना द्रव्यमान होता है वह एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करते हैं और इस बल का जो परिमाण होता है वह होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुकी हूँ। इसके बाद मैंने आपको समझाया था कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की जो वैल्यू होती है और जो मात्रक होता है, उसके बाद मैंने बताया था कि मुक्त पतन का त्वरण क्या होता है। ठीक है, ये सब आपको पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था, आप एक बार और उसको देख सकते हैं। उसके अलावा फिर मैंने आपको गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के बीच में संबंध समझाया था और अंत में मैंने आपको इस वीडियो में समझाया था कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व हैं। ठीक है, तो आज मैं इससे आगे आपको समझाऊंगी। आज हम उससे आगे शुरू करते हैं। तो आज के हम लेक्चर में समझेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा ही उसका द्रव्यमान होती है। जैसे ये कॉपी आप जिस नोटबुक को देख रहे हैं वह कागज़ से बनी है, तो जितना कागज़ इसमें लगा है वही इसका द्रव्यमान है। उसी तरीके से जितना प्लास्टिक इस पेन को बनाने में लगा है वही इसका द्रव्यमान है। तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा ही उसका द्रव्यमान होती है। इसे एम से निरूपित करते हैं, स्मॉल एम से। और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ये आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते हो। द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है, यह एक अदिश राशि है। अगर आप पृथ्वी पे कोई वस्तु को रखो या किसी और ग्रह पर रखो, उसका द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है। उसको स्मॉल एम से निरूपित करते हैं, इसका मात्रक किलोग्राम होता है और यह प्रत्येक स्थान पे समान रहता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं भार पे। भार क्या होता है? भार क्या होता है? किसी वस्तु का भार उस बल के बराबर होता है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु के भार के विषय में करें, जैसे हमारा भार क्या है? जिस बल से पृथ्वी हमें अपनी ओर खींच रही है वही हमारा भार है। भार का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम भार होता है, क्योंकि भार का मतलब है वह बल जिससे पृथ्वी हमें अपनी ओर खींच रही है, इसलिए भार का भी मात्रक वही होता है जो बल का होता है, यानी कि न्यूटन। और एक मात्रक इसका होता है किलोग्राम भार। भार के बारे में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? वेट W इक्वल टू F, क्योंकि वेट और बल एक ही चीज़ है। वेट वह बल है जिससे पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है या किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है m इंटू जी, यानी W इक्वल टू F इक्वल टू m इंटू जी, जहाँ m जो है वो वस्तु का द्रव्यमान है और g जो है वह गुरुत्वीय त्वरण g है, जिसका वैल्यू पृथ्वी पर 9.8 होता है। लेकिन स्थान बदलने पर g की वैल्यू बदल जाती है और g के मान में परिवर्तन के कारण ही भार भी भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। भार एक सदिश राशि है। किसी भी वस्तु का भार जो है वह g के मान पर डिपेंड करता है। यदि g का मान बदल जाएगा तो भार भी बदलेगा। इसलिए द्रव्यमान की तरह भार जो है वो हर जगह समान नहीं रहता है। अगर g बदल जाएगा तो भार भी बदल जाएगा। इसलिए भिन्न भिन्न स्थानों पर g का जो भार होता है वो भिन्न भिन्न होता है और यह एक सदिश राशि है। ठीक है, अब अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। आपने विषुवत रेखा और ध्रुव सुना होगा। तो पृथ्वी पर अगर हम विषुवत रेखा पर जाएं तो वहां पर वस्तु का भार कम होता है और ध्रुवों पर ज़्यादा होता है। इसका कारण है कि विषुवत रेखा पर g की वैल्यू कम हो जाती है तो भार भी कम हो जाता है, और ध्रुवों पर g की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है इसलिए भार भी अधिक हो जाता है। ठीक है, और अगर हम अपने उपग्रह चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होता है वह पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 होता है। ठीक है, अगर चंद्रमा पर किसी वस्तु के भार को हम देखें तो जो भार उस वस्तु का पृथ्वी पर है उसका 1/6 होता है। जैसे अगर आपको किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg दे रखा है, ठीक है, और g की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड हम स्क्वायर हम पृथ्वी पर ये मान के चलते हैं, तो अगर हम पृथ्वी पर उसका भार निकालते हैं, पृथ्वी पर भार जो होगा W इक्वल टू F इक्वल टू mg, तो m कितना है? 10 kg है और g है 9.8। इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 98 न्यूटन या 98
किलोग्राम भार। ठीक है, यह हमारे भार का मात्रक होता है। तो हमारी पृथ्वी पर तो भार इतना हो जाएगा। अगर चंद्रमा पर हम उसी वस्तु का भार जो कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की चंद्रमा पर भार निकालते हैं इसी वस्तु का, तो वह होगा पृथ्वी के भार का 1/6, यानी कि हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 16.33 न्यूटन आएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी वस्तु, माना एग्जाम्पल के लिए 10 केजी की वस्तु है, अगर उसका पृथ्वी का भार 98 न्यूटन आ रहा है तो चंद्रमा पर उसी वस्तु का भार जो है वो 16 किलोग्राम भार महसूस होगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी अंतरिक्ष यात्री या फिर चंद्रमा पे जाने वाले जो यात्री होते हैं वो अपने शरीर पे बहुत सारा भार बांध के ले जाते हैं। इसका कारण यही होता है कि वह अपनी जितना वो अपने शरीर पे अपना द्रव्यमान बढ़ाएंगे उतना ही उनका भार बढ़ेगा, और भार बढ़ने से वह संतुलित तरीके से चंद्रमा की सतह पे चल पाएंगे, अन्यथा वह चल नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि पृथ्वी पर हम संतुलित तरीके से पैर रख पाते हैं, इसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर हमें खींचती है जिस बल से। लेकिन चंद्रमा पर वह बल बहुत कम होता है, इसी वजह से वहाँ पर व्यक्ति सिंपल तरीके से नहीं चल पाता, इसलिए वह अपने शरीर पे बहुत सारा भार लाद के ले जाता है ताकि वह अपना भार बढ़ा ले और जिसकी वजह से वह चल पाए, क्योंकि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 होता है। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ें, आगे जो इस चैप्टर की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वह हैं जैसे प्रणोद। प्रणोद क्या होता है? किसी पृष्ठ के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। किसी भी पृष्ठ के लंबवत लगने वाले, यानी कि अगर हमने कि जैसे ये बुक कॉपी है, इस कॉपी को अगर हमने यहाँ से खींचा लंबवत, ठीक है, तो लंबवत हम जितना बल लगाते हैं उसे प्रणोद कहते हैं। लंबवत मीन्स 90 डिग्री पे। दाब क्या होता है? किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। यानी कि कोई भी पृष्ठ है उसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना हम बल लगा रहे हैं वही उसका दाब है। तो जैसे माना ये हमारा एक वस्तु है, इस वस्तु के लंबवत लगने वाला बल, यानी कि अगर हम इसको लंबवत इस पे बल लगा रहे हैं तो तल के लंबवत बल को ही प्रणोद कहते हैं, और ये जो है उसका क्षेत्रफल है, तल का क्षेत्रफल। तो दाब को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो दाब बराबर प्रणोद बट्टे क्षेत्रफल होता है, यानी कि लंबवत बल F/A। ठीक है, तो दाब P = F/P, F/A। तो दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल होता है, और बल कैसा होना चाहिए? लंबवत बल होना चाहिए। लंबवत बल मतलब 90 डिग्री पे जो हम उसको बल लगा रहे हैं, और क्षेत्रफल मीन्स जिस पृष्ठ पर हम बल लगा रहे हैं उसका क्षेत्रफल। और दाब जो है एक अदिश राशि होती है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है दाब का मात्रक है। इसका एक नाम पास्कल भी है। तो दाब जो है वो क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे माना आपके पास एक नुकीली कील है और एक मोटी कील है, दोनों पर आप समान बल लगा रहे हो, तो ये प्रैक्टिकली देखने की चीज़ है कि नुकीली कील तो दीवार पे धंस जाएगी लेकिन मोटी कील नहीं धंसेगी। इसका कारण क्या है? नुकीली कील का क्षेत्रफल कम है तो दीवार पे दाब अधिक लगेगा, और मोटी कील का क्षेत्रफल ज़्यादा है इसका, तो क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दीवार पे दाब कम लगेगा। दाब कम लगने से कील जो है वो दीवार पे नहीं गड़ेगी। इसलिए समान बल लगाने पर भी नुकीली कील ही दीवार पे गड़ेगी, मोटी कील नहीं गड़ेगी, क्योंकि दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल से जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा उस पर दाब कम लगेगा। मोटी कील का क्षेत्रफल अधिक है तो दाब कम लगेगा, इसलिए वो दीवार पे नहीं गड़ेगी। और पतली कील का क्षेत्रफल कम है, दाब अधिक लगेगा, तो नुकीली कील दीवार पे गड़ जाती है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है उत्प्लावन बल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं। तो जब किसी ठोस वस्तु को द्रव में छोड़ा जाता है तो द्रव उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। इसे द्रव का उत्क्षेप बल या उत्प्लावन बल कहते हैं। जब भी आप बाल्टी में कोई मग डुबाते हो या कोई भी चीज़ डुबाते हो तो आपको अनुभव होता है कि द्रव उसको ऊपर की ओर धकेल रहा है, पानी उसे ऊपर की ओर धकेल रहा है। तो पानी द्वारा यानी
द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। जब किसी ठोस वस्तु को द्रव में छोड़ा जाता है तो द्रव उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला द्रव का उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यानी कि कितना उत्प्लावन बल लगाएगा द्रव ऊपर की ओर, जितना वह वस्तु पानी हटाएगी। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला द्रव का उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अब अगला हमारा टॉपिक है तैरने का सिद्धांत, यानी कि कोई वस्तु द्रव में कब तैरेगी, कब डूबेगी और कब डूबते हुए तैरेगी। 3 कंडीशन होती हैं, या तो डूब जाएगी या तैरेगी या डूबते हुए तैरेगी। तो वो कंडीशन क्या है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु पर 2 बल कार्य करते हैं। एक तो वस्तु का भार W जो नीचे की ओर लगेगा हमेशा ही, और दूसरा वस्तु पर उत्प्लावन बल जो द्रव वस्तु पर ऊपर की ओर लगाएगा। तो वस्तु पर 2 बल कार्य करते हैं। हमेशा वस्तु का भार W नीचे की ओर कार्य करेगा। जब भी हम किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाएंगे तो वस्तु पर जो भार है वो तो नीचे की ओर लगेगा और वस्तु पर उत्प्लावन बल जो कि द्रव उस पर लगा रहा है वो ऊपर की ओर लगेगा। तो वस्तु का तैरना या डूबना, ठीक है, वस्तु का तैरना या डूबना WMF के परिणामी बल पर निर्भर करता है। परिणामी बल जिस दिशा में कार्य करेगा वस्तु उसी दिशा में गति करेगी, ठीक है। यानी कि वस्तु का भार W और वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल F का जो परिणामी होगा, परिणामी बल जिस दिशा में कार्य करेगा वस्तु उसी दिशा में गति करेगी, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल द्वारा समझाती हूँ। जैसे 3 कंडीशन होगी, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि द्रव जो बल लगाता है उत्प्लावन बल वो ऊपर की ओर गति करता है और वस्तु का भार नीचे की ओर। अब पहली कंडीशन क्या होगी कि वस्तु का भार बड़ा है और उत्प्लावन बल कम है। वस्तु का भार W ज़्यादा है, उत्प्लावन बल कम है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु डूब जाएगी, ठीक है, क्योंकि वस्तु का भार ज़्यादा है और उत्प्लावन बल ऊपर को कम लग रहा है तो वस्तु ने डूबना ही डूबना है। दूसरी कंडीशन होगी कि W और F आपस में बराबर हों, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वस्तु द्रव में डूबी हुई तैरेगी, अर्थात वस्तु द्रव में जिस स्थान पर है वहीं पर बनी रहेगी, कि वस्तु जहाँ पर हमने उसको रखा है वहीं पर बनी रहेगी, यानी कि वस्तु द्रव में डूबी हुई तैरेगी, डूबते हुए तैरेगी। तीसरी कंडीशन है कि W कम हो F से, यानी कि उत्प्लावन बल ज़्यादा हो और वस्तु का भार कम हो, तो ऐसी स्थिति में आंशिक रूप से डूबी हुई तैरेगी जब तक हमने वस्तु को पकड़ा है तब तक, और वस्तु को अगर हम स्वतंत्र छोड़ दें तो वह वस्तु ऊपर की ओर उठने लगेगी। जैसे आप बाल्टी में मग को डुबोते हो तो क्या होता है, उस वक्त जो मग का भार है वो कम होता है और उत्प्लावन बल ज़्यादा होता है, इसलिए जैसे ही हम मग को छोड़ते हैं वह मग वापस ऊपर की ओर खुद ही आ जाता है। तो वस्तु को स्वतंत्र छोड़ने पर वस्तु ऊपर की ओर उठने लगेगी, कब, जबकि W छोटा हो और F बड़ा हो, ठीक है। ये 3 कंडीशन है। तो इन 3 कंडीशनों से ही तैरने का सिद्धांत बनता है। अतः तैरने के लिए आवश्यक है कि वस्तु का भार द्रव के उत्क्षेप बल से कम होना चाहिए। अगर वस्तु का भार ज़्यादा होगा तो वो डूब जाएगा। यही प्लवन अथवा तैरने का सिद्धांत है, ठीक है। अतः हमने देखा इन 3 कंडीशनों को कि तैरने के लिए क्या आवश्यक है कि वस्तु का भार द्रव के उत्प्लावन बल से कम होना चाहिए। यही प्लवन अथवा तैरने का सिद्धांत है। और किसी वस्तु का द्रव में डूबना या तैरना वस्तु तथा द्रव के घनत्व के तुलनात्मक मानों पर भी निर्भर करता है। कोई वस्तु द्रव में डूबेगी कि तैरेगी यह इस पर भी निर्भर करता है कि उसका घनत्व कितना है। किसी वस्तु का द्रव में डूबना या तैरना वस्तु तथा द्रव के घनत्वों के तुलनात्मक मानों पर निर्भर करता है। द्रव का घनत्व और उस वस्तु के घनत्व की आपस में तुलना करने पर किसका घनत्व ज़्यादा होता है और किसका कम, इस पर भी किसी वस्तु का तैरना और डूबना डिपेंड करता है। जैसे यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक है तो वह वस्तु द्रव में डूब जाती है, ठीक है। यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक है तो वस्तु द्रव में डूब जाती है, और इसके विपरीत यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होता है तो वस्तु द्रव में तैरने लगती है। ये भी एक कंडीशन होती है तैरने की। जैसे प्लास्टिक का मग तो तैरने लग जाता है लेकिन लोहे की कील डूब जाती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि यदि वस्तु का आकार इस तरीके से बनाया जाए कि वह अपने भार के बराबर पानी हटा ले तो वह तैरेगी। जैसे लोहे के बने हुए बड़े बड़े जहाज तो पानी में तैरते हैं लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील डूब जाती है। इसका कारण यही है कि लोहे की कील की बनावट ऐसी है कि वह
अपने भार के बराबर पानी को नहीं हटा पाती, इसलिए वह डूब जाती है। लेकिन लोहे के बड़े बड़े जहाज पानी में तैरते हैं, क्योंकि उनके आकार और बनावट ऐसी होती है कि वह जब समुद्र में उतरते हैं तो वह पानी को चीरते हुए, यानी कि अपने भार के बराबर पानी को हटाते हुए आगे जाते हैं, और इसीलिए वह तैरते हैं। यदि वस्तु अपने भार के बराबर पानी हटा दे तो वह वस्तु तैरने लगेगी, इसलिए लोहे के बड़े बड़े जहाज तैरते हैं। उसी तरीके से जब व्यक्ति तैराकी करता है, जब आपने किसी मनुष्य को तैराकी करते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा अपने पैरों और हाथों को लगातार जल में चलाता है ताकि वह अपने भार के बराबर पानी हटा दे, और तभी वह तैर पाएगा। अगर वह सीधे खड़े हो जाएगा तो वह कभी भी नहीं तैर पाएगा और सीधे डूब जाएगा। ठीक है, इसके लिए आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत भी दिया है कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में एक कमी हो जाती है। वस्तु के भार में होने वाली कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। जब भी आप किसी वस्तु को द्रव में डुबाते हो तो वस्तु के भार में हमको कोई कमी महसूस होती है, और वह कमी किसके बराबर होती है? जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में कमी हो जाती है। वस्तु के भार में होने वाली कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, इस सिद्धांत को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। कितने भार में हमें कमी महसूस होगी? जितना कि वह द्रव हटाएगा अपने द्वारा। ठीक है, जैसे कुएं से जब हम पानी खींचते हैं तो आपने कुएं से पानी खींचते हुए देखा होगा कि रस्सी से जब कुएं के अंदर बाल्टी डाली जाती है तो जब तक भरी हुई बाल्टी कुएं के अंदर होती तब तक वो हल्की महसूस होती है, और जैसे ही वह कुएं के पानी से बाहर आती है तो भारी लगने लग जाती है, क्योंकि पानी के अंदर उसके भार में एक कमी महसूस होती है। और वह कमी कितनी महसूस होगी? जितना कि वस्तु द्रव को हटाएगा, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई वस्तु अधिक घनत्व वाला जल में है तो वह अधिक उत्प्लावन बल उस पर लगेगा। जैसे समुद्री जल और नॉर्मल पानी है, बाल्टी का पानी और समुद्री जल में से अगर हम देखें तो समुद्री जल उत्प्लावन बल अधिक लगाएगा, क्योंकि जिस द्रव का घनत्व ज़्यादा होता है वह ज़्यादा उत्प्लावन बल लगाता है। ठीक है, एक और टॉपिक है आपका आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व हम कैसे निकालते हैं? पदार्थ का घनत्व बट्टे जल का घनत्व। आपने जिस भी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व निकालना है उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है कि उस पदार्थ का घनत्व बट्टे जल का घनत्व। तो यदि पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व 1 से कम है तो वह जल में तैरेगा। ठीक है, जो भी पदार्थ है, अगर पदार्थ का घनत्व बट्टे जल के घनत्व का जो हमारा आंसर है वह 1 से कम आता है तो समझ लो कि वह जल में तैरेगा, और यदि 1 से अधिक आता है तो वह पदार्थ जल में डूब जाएगा। ठीक है।